पहाड़ों के बीच बसा था धौलपुर गांव। शाम के ठीक 7 बजने वाले थे। तभी गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, क्योंकि धौलपुर में जब ये घंटी बजती है, रात कभी सामान्य नहीं रहती, और जो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है, वह अगली सुबह किसी को दिखाई नहीं देता। सुनो, सब लोग सुनो, 7 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो जहां है वहीं से सीधे अपने घर चला जाए। ये कोई खेल नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद करो और कोई भी बाहर मत रहना। 7 बजते ही जो बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। उधर मुखिया अमर सिंह अपने आदमी को फोन लगाता है। चंदू, सुन रहा है ना? तूने सबको बता दिया है या नहीं? हाँ मुखिया जी, मैंने घंटी बजा दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बस 2-4 बच्चे हैं मुखिया जी, जो अभी रास्ते में हैं, अपने घरों की तरफ ही जा रहे हैं। ज्यादातर का क्या मतलब है? कोई बाहर तो नहीं रह गया? चंदू, तू जानता है ना 7 बजे के बाद इस गांव में क्या होता है? हाँ मुखिया जी, सब जानता हूं। तो फिर देर मत कर, फौरन उन बच्चों को घर भिजवा। 7 बजने से पहले एक भी इंसान बाहर नहीं दिखना चाहिए। समझ गया मुखिया जी, अभी भेजता हूं, अभी। बिटिया रोशनी, तुमने घर के बाहर हल्दी की लकीर बना दी है ना? हाँ पिताजी, मैंने बना दी है। और दरवाजे पर दिया भी जला दिया है? हाँ पिताजी, दिया भी जल रहा है। अच्छा, सारे पर्दे बंद कर दिए हैं ना? खिड़की कहीं से खुली नहीं रहनी चाहिए। जी पिताजी, अभी बंद कर देती हूँ। पिताजी, हम ये सब रोज क्यों करते हैं? हल्दी की लकीर, दिया, पर्दे, आखिर किससे बचने के लिए? बिटिया, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, बस निभाई जाती हैं। ठीक है पिताजी, मैं सब ध्यान रखूंगी। चाय की दुकान अब भी खुली थी। घंटी की आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी। शंभू वहीं रुका रहा, बेपरवाह। एक कप चाय के लिए वह जिद पर अड़ा था। बुढ़िया जानती थी इस वक्त रुकना खतरा है। गांव लगभग खाली हो चुका था और खतरा उसी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अरे अम्मा, जरा एक कप चाय पिला दे। इतनी क्या जल्दी मचा रखी है? अरे बावले, भाग जा यहाँ से। 7 बजने वाले हैं। इस वक्त दुकान पर रुकना ठीक नहीं। अरे बुढ़िया, तू भी ना शांत रह। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मत मान, लेकिन याद कर, पिछले महीने हरिया कहाँ गया, जो 7 बजे के बाद घर से बाहर था। अपने बेटे का इलाज करवा कर लौट रहा था। मुझे नहीं पता हरिया कहाँ गया। शायद शहर में ही रुक गया होगा। मेरी बात मान, अभी घर जा, जल्दी जा यहाँ से। घर पहुँचते ही दरवाजे पर हल्दी की लकीर बना लेना और एक दिया जरूर जला देना। अरे बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये सब मुझे क्यों सुना रही है? पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर दियों की लौ कांप रही थी और हल्दी की पीली लकीरें अंधेरे में चमक रही थीं। रोशनी अपने कमरे में थी। उसने सब कुछ वैसा ही किया था जैसा कहा गया था। फिर भी उसके मन में डर था। ये सब क्यों? किससे बचने के लिए? तभी खिड़की पर एक धीमी दस्तक हुई और उसी पल ऐसा लगा जैसे रोशनी की सांसें थम गई हों। रोशनी खिड़की के पास पहुंची और बाहर झांका। चांदनी में उसे एक परिचित साया दिखाई दिया। वही चेहरा, वही आंखें। तभी वह समझ गई, खटखटाने वाला कोई और नहीं, उसकी मां थी, जो महीनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। माँ, आप इतनी रात में बाहर क्यों खड़ी हो? आपको ठंड लग रही होगी, अंदर क्यों नहीं आई? रोशनी बेटा, दरवाजा खोल। बाहर बहुत डर लग रहा है मुझे। ठंड से पूरा शरीर कांप रहा है मेरा बेटा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। जल्दी दरवाजा खोल दे रोशनी। अपनी माँ को बाहर मत छोड़। बस एक बार दरवाजा खोल दे बेटा। माँ, आप इतने दिनों से कहाँ थीं? हम सब आपको ढूंढते रहे। पिताजी रोज आपकी बात करते थे। माँ, सच बताइए, आप चली कहाँ गई थीं? रोशनी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे पापा की कही एक बात याद आ गई। एक ऐसी चेतावनी
जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उसकी चाल धीमी पड़ गई और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ था जब उन्होंने रोशनी को बहुत प्यार से समझाया था। हर शब्द में चिंता छुपी थी, जैसे उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। रोशनी बेटा, ध्यान से सुन ले मेरी बात। 7 बजे के बाद कभी भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन पिताजी, अगर बाहर कोई सच में मुसीबत में हुआ तो? उस वक्त बाहर कोई इंसान नहीं होता बिटिया। जो आवाज आए वो इंसानों की नहीं होती। और अगर दरवाजा खुलवाने वाली मेरी माँ ही हो तब? तब भी नहीं रोशनी। नाम, चेहरा, आवाज ये सब धोखा हो सकते हैं। 7 बजे के बाद जो भी बाहर हो वो इंसान नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए पिताजी? चुप रहना, दरवाजा बंद रखना और सुबह होने का इंतजार करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। माँ, पिताजी ने मना किया है। इस वक्त दरवाजा खोलने से साफ मना किया है। मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों रोशनी बिटिया, क्या हुआ है? क्या तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर भरोसा है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती। समझो, अपनी माँ को बाहर छोड़कर तू मुझे समझने की बात कर रही है? माँ प्लीज, सुबह हो जाएगी तो मैं। सुबह? अगर तूने अभी दरवाजा नहीं खोला ना रोशनी, तो याद रखना ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर चाहे तू कितना भी पुकारे, मैं नहीं आऊंगी। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला रोशनी, तो तुम्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रोशनी के भीतर डर उमड़ पड़ा। उसने झट से पर्दे बंद किए और बिना पलटे अपने पापा के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। पीछे कहीं से एक ठंडी सी आहट आई और उसके कदम और तेज हो गए। सूरज निकल चुका था। रात का डर अब रोशनी में बदल रहा था। अमर सिंह जब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा रोशनी पहले से ही घर के बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में रात भर की थकान थी। अमर सिंह को सामने देखते ही रोशनी ने चुपचाप सिर उठाया और उसने कहा, पिताजी, कल रात कोई आई थी, दरवाजे पर खड़ी थी, बार बार दरवाजा खोलने को कह रही थी। मैंने नहीं खोला, लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ माँ जैसा ही था। बिटिया, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। जो तुमने देखा और सुना वो सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन पिताजी, मुझे यकीन था वह बिल्कुल माँ जैसी ही लग रही थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रोशनी, अब बातें काफी हो चुकी हैं। तो मेरे साथ चल, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें सब समझ आ जाए। दोनों गांव की सीमा पार करते हुए एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गए। वह कुआं इतना प्राचीन था कि उसे देखते ही एहसास हो जाता था, यह जगह साधारण नहीं है। उसकी टूटी हुई मुंडेर, काय जमी दीवारें और गहराई से उठती ठंडी हवा किसी छिपे खतरे की गवाही दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस कुएं की अथाह गहराइयों में न जाने कितने अनकहे राज दफन हो। इतनी गहराई की किसी इंसान की नजर वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। बस उसमें झांकने भर से ही दिल में एक अनजाना डर और रहस्यमयी सिहरन जाग उठती थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुआं सिर्फ पानी नहीं समेटे हुए है, बल्कि अपने भीतर कोई भयानक सच छुपाए बैठा है। एक ऐसा सच जिसे देख लेने के बाद शायद कोई इंसान पहले जैसा न रह सके। पिताजी, ये कुआं इतना डरावना क्यों लग रहा है? रोशनी बेटा, आज जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है ना, उसकी जड़ यही कुआं है। कैसे पिताजी? 50 साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था, बिरजू। वो जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। एक दिन उसने जमींदार की गलत बात मानने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? गुस्से में जमींदार ने पूरे गांव से उसका पानी बंद करवा दिया। डर के मारे किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिरजू भूख और प्यास से तड़पता रहा और एक दिन मर गया। और गांव वालों ने कुछ नहीं किया? वो और उसका बच्चा जिंदा थे। बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उस औरत ने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन किसी ने एक रोटी तक नहीं दी। हे भगवान! और उसकी पत्नी? तो बच्चा भी? हाँ बेटा, बच्चा भी मर गया। फिर उस औरत ने क्या किया पिताजी? दर्द और गुस्से में उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया।
और अपने बच्चे के साथ इसी कुएं में कूद गई। इसलिए 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहता। हाँ रोशनी, तभी से 7 बजे के बाद जो भी बाहर रहा वो वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 7 बज चुके थे। शंभू अपने घर के अंधेरे कोने में बैठा शराब पी रहा था। बाहर फैली खामोशी से वह बेखबर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। उसने दरवाजे पर न हल्दी की लकीर बनाई थी और न ही वहां कोई दिया जलाया था, जैसे खतरे को उसने खुद ही न्योता दे दिया हो। अरे ये पूरा गांव ही झूठा है, सब ड्रामे हैं। कौन से भूत प्रेत, सब बकवास बातें हैं। डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं लोगों ने। मैं किसी घंटी वंटी को नहीं मानता। जो होना होगा देख लेंगे। कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंभू ठिठक गया। अजी जरा दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ी हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या अपनी पत्नी को बाहर ही छोड़ देंगे? बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए। अरे मालती, तू तो 5 साल पहले मर चुकी थी ना। अजी मैं जिंदा हूँ, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। यह आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह आज भी जिंदा हो। शराब के नशे में डूबा शंभू, जो बरसों से अपनी पत्नी की एक झलक को तरस रहा था, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर नहीं। उसी वक्त गांव के किसी आदमी ने रोशनी को खबर दी। पिताजी, शंभू चाचा ने आज ना हल्दी की लकीर बनाई है और ना ही दरवाजे पर दिया जलाया है। यह सुनते ही अमर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? ये ठीक नहीं हुआ रोशनी। हाँ पिताजी, सब कुछ वैसे ही खुला पड़ा है। और आप पिताजी? तुम अभी दरवाजा अच्छी तरह बंद करो, खिड़की पर्दे सब बंद कर लेना। मैं अभी जाता हूँ, खुद जाकर देखता हूँ शंभू को। जब तक मैं लौटूं, दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलना। उन्होंने झट से अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाली और बिना एक पल गंवाए शंभू के घर की ओर बेतहाशा दौड़ पड़े। रास्ते भर दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मन में बस एक ही डर था, कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। जब वह वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देखते ही उनके कदम थम गए और अमर सिंह के होश उड़ चुके थे। अमर सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। शंभू ने डर और उम्मीद के बीच खुद ही दरवाजा खोल दिया था। जब अमर सिंह उसके घर के बाहर पहुंचे तो उनके सामने जमीन पर शंभू की निःशब्द लाश पड़ी थी। हे भगवान, मैं देर कर गया। अगर थोड़ा पहले पहुंच जाता तो शायद। शंभू, मैंने कितनी बार समझाया था तुझे, कभी किसी की बात नहीं सुनी तूने। घमंड में सबको झूठा समझता रहा। क्यों नहीं माना तूने नियम? एक लकीर, एक दिया, इतना भी नहीं कर पाया। तेरी जिद ने आज तुझे ले डूबा शंभू। ऐसा प्रतीत होता था जैसे दरवाजा खुलते ही अंधेरे से कई हाथ एक साथ बाहर निकले हों। उन हाथों ने शंभू को बेरहमी से खींचा और एक ही पल में उस पर टूट पड़े। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अमर सिंह समझ चुके थे कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। भारी मन और टूटी उम्मीद के साथ वह घर लौट आए। पिताजी, क्या हुआ? शंभू चाचा ठीक तो है ना? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने रोशनी की ओर देखा और गंभीर स्वर में उससे कहा, रोशनी बेटा, अभी इन बातों में मत पड़ो। रात बहुत हो गई है, तुम अब जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। रोशनी कुछ पूछने ही वाली थी कि अमर सिंह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। वह समझ गई कि अब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। थकी और डरी हुई रोशनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब गांव जागा तो शंभू का घर पूरी तरह वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कई दिनों से किसी ने सांस तक न ली हो। दरवाजा आधा खुला लटक रहा था।
खिड़कियां हवा के साथ धीमी धीमी आवाज में चरमरा रही थीं। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब शंभू की मौत भी रहस्यमयी बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव के दूसरे लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। वे लोग जैसे जमीन में समा गए हों या हवा में घुल गए हों। किसी ने कुछ देखा नहीं और किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर उन सब के साथ हुआ क्या था। रोशनी बेटा, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे उस कुएं में उतरना पड़ेगा, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। लेकिन पिताजी, वह जगह बहुत डरावनी है। अगर शंभू की आत्मा वहां फंसी हुई है तो उसे मुक्त करना हमारा फर्ज है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभल कर जाना। बेटा, डर से भागेंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसी रात गांव के बाहर स्थित उस पुराने रहस्यमयी कुएं के पास अमर सिंह, रोशनी और कुछ चुने हुए गांव वाले आकर खड़े हो गए। घड़ी में शाम के ठीक 6:50 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे रोशनी को भी वहां पहुंचने से रोक दिया गया हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो आसपास खड़े पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा माहौल एक अजीब डरावनी खामोशी ओढ़े खड़ा था। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सभी गांव वालों की नजरें एक साथ कुएं की अथाह गहराई पर टिकी हुई थीं, क्योंकि आज उस कुएं से जुड़ा कोई पुराना रहस्य सामने आने वाला था। ध्यान से सुनो, 7 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। अगर इन 10 मिनटों में मैं ऊपर वापस नहीं आया तो बिना एक पल सोचे ये रस्सी काट देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं रोशनी, तुम यहीं रहोगी। लेकिन पिताजी, ये मेरा काम है बेटा, तुम्हें बाहर रहकर बस समय का ध्यान रखना है। पिताजी, संभल कर जाना। डरो मत रोशनी, जो करना है आज ही करना होगा। अमर सिंह रस्सी थामे कुएं की गहराइयों में उतरने लगे। यह कुआं सामान्य नहीं था। उसकी तली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नीचे सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा फैला था। जैसे जैसे वह और नीचे जाते गए, चारों तरफ से अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें उभरने लगीं, मानो कुआं खुद अपनी कहानी फुसफुसा रहा हो। आ गए तुम भी। लेकिन अमर सिंह ने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। डर को पीछे छोड़ते हुए वह रस्सी के सहारे और नीचे उतरते चले गए। काफी देर बाद उनके पांव आखिरकार कुएं की तली से टकराए। वहां कोई पानी नहीं था, बस चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने सड़े गल चुके कंकाल, मानो यह कुआं कभी कब्रगाह रहा हो जहां अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए दफना दी गई हों। इतनी गहराई में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कुआं पानी का नहीं है, ये दर्द और बदले से भरा है। जो यहाँ उतरता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो माफी के काबिल भी नहीं है। गांव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और उस जमींदार ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जो डर कर चुप रहे, वे भी इस श्राप की सजा भुगत चुके हैं। आज मैं किसी मुखिया की तरह नहीं, एक इंसान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बहन। माफी? इतने सालों बाद माफी का बोझ उठाकर यहाँ उतरे हो? इधर कुएं के बाहर गांव वाले बेचैनी से अमर सिंह का इंतजार कर रहे थे। घड़ी में समय 6:48 दिखा रहा था। हर बीतता पल डर को और गहरा करता जा रहा था। पिताजी, जल्दी कीजिए, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुखिया जी,
जल्दी ऊपर आइए, समय खत्म होने वाला है। अगर शंभू की आत्मा यहाँ फंसी है, अगर और भी मासूम आत्माएं भटक रही हैं, तो उन्हें मुक्त कर दो। ये गांव अब सांस नहीं ले पा रहा। बच्चों की हंसी मर चुकी है, घरों में डर बस चुका है। जब मैं अपने बच्चे को गोद में लिए दर दर भटक रही थी, तब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। भूख से सूखते होंठ, कांपते हाथ और मेरी गोद में तड़पता मेरा बच्चा। उस वक्त ये गांव अंधा और बहरा बना रहा। जमींदार ने जुल्म किया, लेकिन गांव ने चुप रहकर उसका साथ दिया। कोई एक रोटी दे देता, कोई एक आवाज उठा देता, तो शायद आज ये कुआं लाशों से भरा ना होता। ये जो चीखें तुम सुनते हो ना अमर सिंह, ये बदले की नहीं है। ये उन मासूम आत्माओं की हैं जिन्हें जीते जी इंसान बनने का हक नहीं मिला। मैंने श्राप गुस्से में नहीं दिया था, मैंने श्राप अपने टूटे हुए दिल से दिया था। तुम्हारा दर्द हमने देर से समझा, लेकिन आज समझ चुके हैं। अब इस श्राप को यहीं रोक दो। हर रात 7 बजे जो डर उतरता है इस गांव पर, वो मेरा बदला नहीं, वो मेरी याद है। लेकिन आज पहली बार कोई इंसान मेरे दर्द को सुनने मेरे अंधेरे तक आया है। अगर तुम सच कह रहे हो, अगर ये गांव अपने गुनाह मानने को तैयार है, तो शायद अब ये अंधेरा यहीं थम सकता है। घड़ी की सुई खिसक कर 6:59 पर पहुंच चुकी थी। खामोशी अब डर बन चुकी थी। हे भगवान, मेरे पिताजी को सुरक्षित बाहर निकाल लेना। पिताजी, अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, कृपया जल्दी ऊपर आ जाइए। पिताजी! तभी अचानक रस्सी में तेज हलचल महसूस हुई और उसी पल घड़ी ने ठीक 7 बजने का ऐलान किया। घंटी की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी अनहोनी की शुरुआत हो चुकी हो। अमर सिंह ठीक समय पर ऊपर लौटा है। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल चुका था। 7 बजने के बाद अब गांव में कोई आवाज नहीं गूंजती थी, न किसी दरवाजे पर दस्तक होती, न ही घंटियों की रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती। लोगों को एहसास हो गया था, श्राप टूट चुका है। लेकिन एक रात रोशनी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत खामोशी से वहीं खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रोशनी पहचान गई, वही औरत जिसने कभी इस गांव को श्राप दिया था। मगर इस बार उसका रूप डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। उसने रोशनी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। रोशनी ने भी अनजाने में मुस्कुराकर जवाब दिया और अगले ही पल वह औरत धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। कुछ कहानियां हो यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा जिंदा रह जाते हैं। क्या शंभू सच में कभी वापस आया? क्या रोशनी अपनी मां को फिर कभी देख पाई? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, पर एक सच्चाई तय है, कभी कभी हमारे किए गए गुनाहों की कीमत हमें नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है।